नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज सत्र का चौथा दिन है। आज सरकार सदन में 3 विधेयक पास करवाएगी, जिसमें स्लम एरिया को अगले 3 साल अतिक्रमण से छूट संबंधी विधेयक शामिल है। वहीं प्रश्नकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल विभाग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सदन में कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लाएगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध करते हुए नेता विपक्ष प्रीतम सिंह साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं और इन सब के बीच आज चौथे दिन सरकार की कोशिश होगी कि चर्चा की जाए और उन बिलों को पास करवाया जाए जिनको पटल पर रखा जाएगा। 3 विधेयक आज सरकार की तरफ से पास कराने की कोशिश होगी और दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश होगी कि अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। इसमें कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाएगा और पेट्रोल, डीजल, बढ़ती महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस सदन में उठाना चाहती है। इसी के विरोध में नेता विपक्ष प्रीतम सिंह साइकिल चलाते हुए विधानसभा भवन पहुंचे हैं। सत्र के तीसरे दिन कल सरकार ने अनुपूरक बजट पास करवाया ताकि राज्य में तमाम योजनाओं को गति दी जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। इन सब के बीच विपक्ष की तरफ से पूछे गए कई सवालों का जवाब भी दिया गया। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य, शिक्षा पर आज जो सवाल पूछे जाएंगे उसकी भी तैयारियां सरकार ने कर रखी हैं। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है और इन सब के बीच 3 विधेयक आज पास कराने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से। स्लम एरिया से संबंधित विधेयक पास होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी सवाल भी पूछे जाएंगे। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? आज चौथे दिन क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आने वाली हैं? बिल्कुल अमित, आज आपने देखा कि अभी सदन शुरू होने में कुछ देर का समय बाकी है, लेकिन आज कांग्रेस के विधायक जो विधानसभा पहुंचे वो साइकिलों से विधानसभा पहुंचे और आप देख सकते हैं कि इस पर विभिन्न नारे लिखे हुए हैं कि कहाँ गए अच्छे दिन। जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं, जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस के विधायक विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साइकिलों पर थे। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष करण मारा मौजूद हैं। आप साइकिल से आज विधानसभा पहुंचे, सर क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, सरकार की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। अब मदमस्त होकर पूरे देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिक रही है, हमारे भारत पेट्रोलियम से लेकर सारे उनको संस्थानों को बेचने की कोशिश हो रही, नवरत्न कंपनियों को बेचने की कोशिश हो रही। और जब कोरोना से लोग ग्रसित हैं, माओं का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, लोगों के रोजगार छिन गए, ऐसे में हजारों करोड़ रुपए की कीमत से संसद बनाई जा रही है, हजारों करोड़ की कीमत से प्रधानमंत्री का आवाज बनाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं इन सब चीजों को बंद कर दें करके इन प्रोजेक्ट्स को, इस समय हालातों को देखते हुए टैक्सेस कम करते हुए लोगों को राहत दी जानी चाहिए। खाने का तेल 200 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया, डीजल 90 रुपये से ऊपर हो गया, हमारे गैस के दाम जो है वो 900 से ज्यादा चले गए हैं। ऐसे में हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। जब रोजगार नहीं है, जब कोई आमदनी नहीं है, जब कारोबार नहीं है, ऐसे में सरकार कोड़ में खाज का काम कर रही है। और हम आज जो साइकिल रैली निकाले उसके पीछे उद्देश्य ये था कि सरकार की आंखें खुले और वो जनता को राहत प्रदान करें। आज आप काम रोको प्रस्ताव भी सदन में लाने वाले हैं इस पे? निश्चित ही हम महंगाई पास काम रोको प्रस्ताव ला रहे हैं। 310 की चर्चा की हम लोग मांग करेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। सरकार का जवाब क्या आता है उसका भी इंतजार है। महाराज जी, आप लोगों ने सेशन के सेकेंड डे भी एक सवाल पूछा था सरकार से कि क्या डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में कुछ टैक्सेस राज्य सरकार कम कर रही है, तो कुछ जवाब मिला था इसमें? देखिए, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रसारण, लाइव प्रसारण रोक दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि जब पिछले बार गैरसैंण में विधानसभा चली तो पीठ से एक निर्देश था कि जो भी कार्रवाई सदन में चलेगी उसका लाइव प्रसारण होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे 2 दिन से जब मंत्रियों की तैयारी नहीं है और सरकार लाजवाब हो गया, जवाब देने में काबिल नहीं है, तो प्रसारण भी रोक दिया गया है। पत्रकारों को अंदर आने से रोका जा रहा है, पत्रकारों को उसकी रिकॉर्डिंग करने से मना किया जा रहा है जो टीवी में यहाँ दिख रहा है विधानसभा में। तो ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो हमारी जनता की आवाज है, चौथे स्तंभ के गले को दबाने की कोशिश हो रही ताकि जनता तक असली बात ना पहुंच सके। तो अमित, आपने देखा कि विपक्ष के तेवर किस तरह से सदन के बाहर भी तेवर तीखे देखने को मिल रहे हैं और सदन के भीतर भी यही उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुनील। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कल अनुपूरक बजट पास करवाया गया। 5,720 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया और इसके बाद कांग्रेस के विधायक 2 प्राइवेट बिल लेकर आए, लेकिन दोनों ही बिल गिर गए।
विधायक मनोज रावत भू कानून पर प्राइवेट बिल लेकर आए थे, लेकिन सदन में ये बिल गिर गया। वहीं विधायक हरीश धामी देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल लेकर आए, जिस पर पहले धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जवाब दिया और फिर सीएम ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ बात है कि सरकार मंदिरों पर कोई भी अधिकार नहीं करेगी। सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए हाई पावर कमेटी बन चुकी है, शासनादेश पर साइन हो चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वन विभाग, शहरी विकास, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से जुड़े सवाल उठाए गए, तो बेरोजगारी, पुलिस ग्रेड पे, उपनल, आपदा विस्थापन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तीसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल शुरू होते ही काजी निजामुद्दीन ने 247 क्रय केंद्रों के जरिए एक महीने में 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य पर सवाल खड़े किए। मंत्री बंशीधर भगत जब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो बचाव में सुबोध उनियाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधायक विनोद चमोली ने सफाई कर्मचारियों के लिए प्रदेश में एक विशेष कैडर बनाए जाने की मांग की, तो सरकार ने परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। विधायक राम सिंह कैड़ा के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली बिलों में गड़बड़ी की शिकायत पर मीटर रीडिंग आउटसोर्स एजेंसी पर 18 लाख रुपए का पनिशमेंट लगाया गया है। विधायक महेंद्र भट्ट आपदा प्रभावित रैणी गांव के विस्थापन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। करण माहरा ने पुलिस ग्रेड पे का मामला उठाया, तो विपक्ष ने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। मंत्रीगण जो है हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है। कल भी कमोबेश ये स्थिति थी और आज भी ये स्थिति जो है सदन के अंदर देखने को मिली है। कार्य स्थगन पर हमने हमारे साथी जो है धामी जी ने देवी आपदा पर लगाया था, और करण मेहरा जी, काजी निजामुद्दीन जी, आदेश जी और मैंने जो है पुलिस ग्रेड पे पर जो है सदन के अंदर अपनी बात कही। लेकिन सरकार हर विषय को जो है टालने का काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर सवाल का सीधे जवाब देने में नाकाम रही। सरकार के मंत्री तैयारी के साथ सदन में नहीं आ रहे हैं। नियमानुसार सवाल का जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है या संसदीय कार्य मंत्री देते हैं, लेकिन यहाँ तो संसदीय कार्य मंत्री का जवाब भी मंत्री दे रहे थे। पूरी तौर पर जवाब दिया गया। अब संतुष्ट होना असंतुष्ट होना ये विपक्ष का काम है। श्रम मंत्री हरक सिंह ने हल्के अंदाज में बेरोजगारी को दुनिया की समस्या बताया, तो उपनल के 22,000 नौकरियों को अपनी उपलब्धि बता दी। कुल मिलाकर सदन के तीसरे दिन बिना रुकावट के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 28 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं देहरादून में डीएम ने नदी के किनारे से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिले देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के साथ ही बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून की टोंस नदी में जबरदस्त उफान आया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास टोंस नदी पूरी रफ्तार के साथ बह रही है। नदी किनारे वाले इलाकों में खासा नुकसान भी हुआ है। विकासनगर के पास सेलाकुई में अचानक से स्वारना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच टापू में बैठे 2 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से दोनों लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान पानी का बहाव काफी तेज था। हरिद्वार में हुई तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच खड़खड़ी क्षेत्र की सूखी नदी में खड़ी एक कार पानी में बहने लगी और देखते ही देखते कार हरकी पैड़ी तक पहुंच गई। हरकी पैड़ी के पास कार बहती हुई देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल हरिद्वार की सूखी नदी में आम दिनों में पानी नहीं रहता है, लेकिन अचानक तेज बारिश होने के चलते सूखी नदी में पानी आ गया। वहां खड़ी हरियाणा के व्यक्ति की कार पानी में बहने लगी। 21 अगस्त 2021 को पिथौरागढ़ जिले के तहसील मुनस्यारी के ग्राम मालूपाती में चट्टान टूटने से नाले का जल प्रवाह रुक गया था, जिससे एक डैम नुमा तालाब का निर्माण हो गया है। राज्य में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ये डैम नुमा तालाब आम लोगों के लिए और भी खतरनाक होने लगा था। सुरक्षा को देखते हुए भूवैज्ञानिक और सिंचाई विभाग के अधिकारियों समेत एसडीआरएफ की टीम ने इसका निरीक्षण किया और बताया कि फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है।
लगातार हो रही बारिश की वजह से अब कहर ढाना शुरू हो चुका है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के आसपास बह रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से गंगा का जल वार्निंग स्तर पर पहुंच गया है और जिसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। इसके साथ ही गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो भी उफान पर बह रही हैं, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। एक बड़ी खबर टिहरी से, जहां पर खतरनाक सफर हो रहा है। नेशनल हाईवे 94 पर खतरनाक सफर नरेंद्रनगर के पास मलबा गिर रहा है और बोल्डर बारिश के चलते हाईवे खोलने में काफी दिक्कत भी आ रही है। सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर किए नहीं गए हैं। प्रशासन ने किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम किया नहीं है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं। राज्य में बारिश के हालात को लेकर मुख्यमंत्री भी अलर्ट मोड पर हैं। सीएम खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और अधिकारियों के साथ बारिश के हालात और आगे की तैयारियों पर बैठक की। सीएम ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से हमारा पूरी तरह से एकदम सतर्क है और हर जगह हम लोगों ने पहले से ही निर्देश किया हुआ है सभी जिलाधिकारियों को कि 24 घंटे जो है आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है वो चालू रहे। उसमें हर प्रकार की सूचनाएं आए और कहीं पर भी कोई घटना होती तो तत्काल वहां पर जो ऐसी जरूरत हो उसके हिसाब से वहां पर कार्य किया जाए। एक बड़ी खबर लैंसडाउन से आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। खाई में गिर गई है कार और हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। दिल्ली से लैंसडाउन घूमने आए थे पर्यटक। देर रात कोहरे के चलते हादसा हुआ। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है लैंसडाउन में, जहां पर हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई, जिसके चलते 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। कि दोनों दिल्ली से लैंसडाउन घूमने के लिए आए थे और इसी दौरान कोहरे के चलते इनकी कार खाई में गिर गई। तो लैंसडाउन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि 2 पर्यटक जो कि दिल्ली से लैंसडाउन घूमने आए थे, उनकी कार हादसे का शिकार हुई, खाई में पलट गई और कार सवार 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। इनके बारे में और अधिक जानकारी भी मिल नहीं पाई है। शुरुआती जानकारी यही है कि ये दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और लैंसडाउन आए थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर इनकी कार हादसे का शिकार हुई और खाई में पलट गई, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये भी पूछा जाना चाहिए। वहीं विधायक और पूर्व स्पीकर गोविंद कुंजवाल ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बननी तय। अगर चेहरे की बात करें तो क्या ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि किसके चेहरे पर चुनाव? हम ही को क्यों ये प्रश्न पूछा जाता है? कांग्रेस एक है और कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। जिस तरह का रुख इस समय आम उत्तराखंड में दिख रहा है, 2022 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से आ रही है। नैनीताल के जमीरा गांव के लोग लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनावी वादों से परेशान हो चुकी जनता ने अब सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। नैनीताल के जमीरा गांव में सड़क नहीं होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। इससे नाराज लोगों ने रोड नहीं बनने पर नेताओं और चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सब्जी उत्पादन वाले इस गांव के लोग जंगल के रास्ते से मंडी तक पहुंचते हैं, जिससे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है और साथ ही बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी खासी परेशानी होती है। वोट मांगने आते हैं, हमसे हाथ जोड़ते हैं कि आपकी समस्या को हम पूरी कर देंगे। उसके बाद जब इनकी मांग पूरी हो जाती है, हमें देखने के लिए भी नहीं आते हैं। बच्चे 6 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, जंगल। अब हम ये करेंगे, वोट मांगने आने ही नहीं देंगे अपने गांव में और वोट भी नहीं देंगे। जब तक रोड नहीं होगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। सुबह 2 बजे उठते हैं, सब्जी ले आते हैं, यहाँ से अंधेरे में जाना पड़ता है, रास्ते में बाग आग मिल जाते हैं, कभी मंडी पहुँचने में लेट हो जाती है, सब्जी को अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। 2016 में जमीरा, सौलिया और जोशीड़ा गांव के लिए देवीधुरा से जोड़कर सड़क को मंजूरी मिली थी। सड़क निर्माण के लिए पैसा भी जारी हो गया था, लेकिन सरकार बदलने पर सड़क भी ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वन आपत्ति हटने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने जरूर यहाँ पर पिलर्स तक यहाँ पर हो गए थे, यहाँ तक करे थे, उसके बावजूद हमने 4 साल से लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर कैंप लगा था, हमारे कई जनप्रतिनिधियों से हमने यहाँ कहा था, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो जगह देखी जा रही है उसमें उनकी कंसेंट आई है और स्वाभाविक रूप से एक बार जब यहाँ से उसकी कंसेंट हो जाएगी उसके बाद ये प्रस्ताव नोडल में जाएगा, नोडल से भारत सरकार जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो वन विभाग से आच्छादित सड़कें होती हैं उसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनावी वादों से तंग आ चुकी जनता को सड़क की सुविधा कब तक मिलेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र बिष्ट, संवाददाता नैनीताल। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पहाड़ में कबड्डी का खेल युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहा है और यहां आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में दूसरे प्रदेश के युवा भी पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग में आयोजित प्रतियोगिता में दिल्ली समेत कुल 23 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें तिलवाड़ा की टीम विजेता और तिनेटा की टीम उप विजेता रही। दोनों टीमों को नकद पुरस्कार दिया गया। स्थानीय युवाओं का यह कहना है कि पहाड़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का अभाव है। करीब 22-23 टीमों ने जो है यहाँ पर प्रतिभा किया है और ये बहुत खुशी की बात है। ये एक अपने में एक मोटिवेशन हमें लाता है कि हाँ, हम अगली बार और अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छी टीमें यहाँ पर आई हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी फ्री बिजली गारंटी कार्ड लोगों को दे रही है। पार्टी ने अभी तक 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और उसे उम्मीद है कि गारंटी कार्ड उनकी जीत की गारंटी बनेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली गारंटी के कार्ड बांट रहे हैं। पार्टी का दावा है कि अगर सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से मुकरे तो कार्ड को लेकर जनता कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। 30 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोग बिजली गारंटी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इसी खुशी में आप इसे अपनी जीत का गारंटी कार्ड मानकर चल रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फ्री बिजली मिल जाएगी। अभी तक भरते भरते जो है आफत आ रही थी ना। 30 दिनों के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा लोग इस गारंटी अभियान में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और जनता जिस हिसाब से हमारे क्रांतिकारी साथियों का हौसला अफजाई कर रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि 2022 में आम आदमी उत्तराखंड का मन बना चुका है आम आदमी पार्टी को सत्तासीन करने का प्रचंड बहुमत से। वहीं बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नसीहत देते हैं कि इस गलतफहमी में ना रहे कि जनता उनके इस गारंटी कार्ड के झांसे में आएगी, क्योंकि प्रदेश में मुद्दे कई हैं। आम आदमी पार्टी का क्या हसर गोवा में हुआ, क्या हसर गुजरात में हुआ, क्या हसर पंजाब में हुआ, क्या हसर अन्य देश के राज्यों में हुआ, वही हसर उनका यहाँ उत्तराखंड में भी होने वाला, वो जानते हैं। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जरूरत से ज्यादा हवा में उड़ने का काम कर रही है। दिल्ली इनसे संभाली नहीं जा रही, उत्तराखंड में अपनी डपली पीटने के लिए यहाँ आ गए। अब भले ही गारंटी कार्ड लोग ले रहे हैं या फिर घर घर जाकर उन्हें थमाए जा रहे हैं, और ये गारंटी कार्ड क्या वोट में बदल पाएंगे, ये तो अभी से कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आप इसे अपनी जीत की गारंटी मान रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय